वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे के सारे मजबूत होकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। एक जगह फरमाया वातिउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़ऊ, आपस में मत झगड़ो, ना इत्तेफाकियां पैदा मत करो। फतफशलू व तज़हबु रिहुकुम, अगर ऐसा करोगे तो कम में हिम्मत हो जाओगे, तुम्हारी हवा जो है उखड़ जाएगी। इसलिए हम कोई भी बात हो, कोई भी हालात हो, हम एक रहे हैं और एक रहेंगे, और एक ही के अंदर यकताई है, और एक ही में हमारी सबकी फलाह और बहबूदी है। मुझे उम्मीद है आप हजरात को अगर मेरी बात कोई नागवार गुजरी हो माफ करेंगे, लेकिन इस मंच से जो ये आवाज उठाई जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमारे निहित स्वार्थ हमें छोड़ने पड़ेंगे, तभी हम एक हो सकते हैं। और वो गांव की लैंग्वेज में कहते हैं ना कि थारला मारला रापरला, तीनों माना छोड़ना पड़ेगा। तीनों माना छोड़ेगा तो ही कामयाबी मिलेगी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, एक आदमी के 4 टाबर हा, घरवाली खत्म होगी, छोटा छोटा टाबर हा, सारा समाज ही बोले बोले भाई तू दूसरी शादी कर, टाबरा ने कौन पाड़ेगो? तो बोले भाई करो व्यवस्था। तो गांव व्यवस्था करने में लाग्यो। तो एक लुगाई भी 4 टाबर था, भी को आदमी मरेड़ो। तो बोले भाई एक अव्यवस्था है, बोले कोई दिक्कत को नहीं, 4 मेरा पड़ेगा, 4 ये भी पड़ जाएगा, शादी होगी दोनों की। 4 माँ के खुद का हो गया, टाबर 12। एक दिन दोपहरा दौड़ी सी दोपहरी के महीने, मई जून के महीने 12 कुकारोड़ो मचो। तो एक जनो बोलियो, यारी घरवाली बोली देखो 12 के हो रे। तो 12 से तो पहले तो वही कौन बेरो पट्टे के हो रे के अंदर आकी बोलियो थार लार मारला मिलके आपला ने मार रही। तो स्थिति यह होनी चाहिए, मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि थारला मारला आपला न छोड़ दो, एक हो जाओ। एक होंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और इसी विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए जी हमारे बीच अभी पहुंचे हैं इंजीनियर इब्राहिम साहब, उन्हीं से मैं गुजारिश करता चलूं आप आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा इंजीनियर इब्राहिम खान साहब। उर्दू अस्सलाम वालेकुम। सांस तो लेने देते। बहरहाल वैसे तो मैं कांग्रेस का कायल नहीं हूं, ना कांग्रेस की पॉलिसीज का, न कांग्रेस की मुसलमानों के प्रति जो सोच है उसका नहीं है मेरे पास। जो भी इनकी आइडियोलॉजी है मुसलमानों को लेकर, उसको लेकर मैं बिल्कुल भी कांग्रेस का कायल नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1947 के बाद अगर मुसलमानों की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई घटना हुई जिसे याद रखा जाएगा, वो घटना थी बाबरी मस्जिद का शहीद होना। और बाबरी मस्जिद के शहीद होने में चार स्टेप्स हैं। कि 1948 तक वहां पे नमाज हुआ करती थी, मूर्ति रखी गई, कांग्रेस की सरकार थी। 1948 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग कांग्रेस को अपनी मां मानते हैं। उसके बाद दूसरी घटना हुई जब मस्जिद के ताले खोले गए, राजीव गांधी, कांग्रेस। तीसरी घटना है जब शिलान्यास हुआ मस्जिद के अंदर, राजीव गांधी, कांग्रेस की गवर्नमेंट। और चौथी घटना है 1992 बाबरी मस्जिद का शहीद होना, नरसिम्हा राव, कांग्रेस की गवर्नमेंट। सिर्फ एक घटना घटित हुई जो बीजेपी के राज में हुई, और वो ही है राम मंदिर का बनना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। बाकी की चारों घटनाएं जो हैं वो कांग्रेस के राज में हुई। इससे आप लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कांग्रेस आपकी कितनी हितैषी है। एक बात,
ये तो बाहर की बड़ी पॉलिटिक्स हो गई। अगर हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो पिछले साल जयपुर में एक बड़ा एजुकेशन हब बन रहा है। उस एजुकेशन हब में सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर जमीन अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए अलॉट की गई। जयपुर के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर एरिया जो है अल्पसंख्यक हॉस्टल, मुसलमानों के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए अलॉट किया गया। और वहाँ की उस एरिया की एमएलए कांग्रेस से संबंधित थी, शकुंतला देवी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अशोक गहलोत को कहना चाहिए था कि मुसलमानों को हमने आज तक दिया क्या है, ये 500 स्क्वायर मीटर का तो टुकड़ा दे रहे, देने दे, तू क्यों बोल रही है? नहीं बोला। नगरीय विकास मंत्री जो खुद मुसलमानों के एरिया से जीत के आते हैं, धारीवाल जी, उनको बोलना चाहिए था कि हमने दिया क्या है इनको, पहली बार कुछ दिया है, क्या तकलीफ हो रही है? नहीं कहा, वो अलॉटमेंट कैंसिल हुआ। यह है हमारा राज्य स्तर की कांग्रेस। और अगर हम झुंझुनू की बात करें तो मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी 2 ऐसी जगह की नाम आपसे पूछूंगा कि ये 2 जगह आपको हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, आपके किसी कम्युनिटी हॉल के लिए, आपके पर्सनल पर्पज के लिए मुसलमानों को अगर कोई 2 जमीन पूरे झुंझुनू जिले के अंदर कांग्रेस ने अलॉट किए तो आप नाम बताएं, नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 2 व्यक्तियों का नाम बता दें जिनकी सरकारी नौकरी उस जमाने में लग जाया करती थी, आज से 30 साल पहले लग जाया करती थी ऑफिसर के कहने पर, राजनेता के कहने पर, अगर मैं 2 नाम आपसे मांगूंगा पूरे झुंझुनू जिले में किन्हीं मुसलमानों के, तो आप 2 नाम नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं कायल नहीं हूं कांग्रेस का। मैं इसलिए भी कांग्रेस का कायल नहीं हूं कि अगर मैं ये आपसे कहूं कि सिर्फ 2 आदमी बता दो जो उनके साथ से उस पोजीशन में पहुंच गए जहां दूसरे लोग बैठे हैं, आप वो 2 नाम भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं कांग्रेस का कायल बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन अगर मेरा समाज, अगर मेरे लोग अगर ये चाहते हैं कि हम मांग करें कांग्रेस से कि मुसलमान को टिकट दी जाए, उस मांग में मैं आप लोगों के साथ में हूं। सब कुछ चीजें भूल के मैं आप लोगों के साथ में हूं, दिल खोलकर, दमखम के साथ, पूरे तन और बंधन से मैं खड़ा रहूंगा अगर कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट देती है। 20 साल से मोरार का कॉलेज उर्दू सब्जेक्ट का इंतजार कर रहा है, नहीं है। 17 साल से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज उर्दू सब्जेक्ट का इंतजार कर रही है, नहीं है। क्यों नहीं है? ये विचारणीय विषय है। आपको और हमको इन सब चीजों पे विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहली बात कि हमारी ये जो मांग है कि कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट दे, मैं उसके साथ हूं, लेकिन मैं साथ में आपके साथ ये भी बात करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे तो आप क्या करेंगे? हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि अगर किसी मुसलमान को, एक बच्चे ने अपनी मां से कहा मुझे जीन्स चाहिए, मां ने कहा नहीं दिलाऊंगी, रोटी कौन खाऊं? मां ने साफ मना कर दिया, फिर क्या करेगा बेटा? शाम को, दोपहर को नहीं खाएगा तो शाम को रोटी खा लेगा। आपके साथ में भी यही हो रही है। हर बार आप लोग कहते हो हमें टिकट दो, वो नहीं देते, आप फिर जाके ईवीएम को भर जाते हो। इसलिए आप लोगों की कोई पोजीशन नहीं है, आपको कोई कुछ समझता नहीं। ये स्टेटस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस हमें टिकट नहीं देती तो हम क्या करें, वो चीज भी आज यहां इस स्टेज के ऊपर डिसाइड होनी चाहिए। वो गुल हो जाएगा, एक बार गुल हो जाएगा दिमाग में से। देखिए लीडर क्या होता है? लीडर वो नहीं होता जो यहां स्टेज पे खड़ा होके लच्छेदार भाषण दे दे, आपको मोहित कर ले, सम्मोहित कर ले, आप उसकी बातों पे खूब सारी तालियां बजा दे, वो लीडर नहीं होता है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है कि जब हरियाणा से कुछ गुंडे आकर पीपली चौक के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर गाड़ियां घुमाते हैं, वहां खड़ा होने की जो हिम्मत रखता है, लीडर वो होता है।
लीडर मसालेदार मजेदार बात करने वाला आदमी नहीं होता है। लीडर वो होता है कि जब मोहल्ला खोरा के अंदर एक मुसलमान का मर्डर हो और वो फर्जी लाश लेके आके बैठ जाए बीडी के अंदर, वहां छाती ठोक के खड़ा हो सके, वो होता है लीडर। लीडर वो होता है जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में अपने लोगों के साथ में खड़ा हो सके, उसको लीडर बोलते हैं। चाहे उसको बोलना नहीं आता हो, चाहे वो तोतला बोलता हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि अगर कांग्रेस ने किसी लूले को, लंगड़े को, काणे को, अंधे को, घोड़े को, गधे को, किसी को भी टिकट दे दिया, मुसलमान चुपचाप जाके कांग्रेस को वोट डाल जाता है। और हमारी जो ये स्थिति है, उसकी स्थिति की वजह भी यही है कि ना तो हम लीडर पैदा कर पाए हमारे अंदर, ना ऐसे हमारे लीडर अंदर पैदा हुए। उसके लिए दोनों साइड बराबर की दोषी हैं। चाहे आप आम जनता की बात कर लो या जो पहली सब में जो लीडर्स बैठे हैं इनकी बात कर लो। हमारे पास एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि हमारे किसी बच्चे को 151 के अंदर कोई थाने के अंदर जमा कर ले तो वहां सीआई की टेबल को ठोक के कि तूने क्यों किया। है आपके पास? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग, जम के बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियां लेके। मैंने अपना खेमा बना रखा है, इन्होंने अपना खेमा बना रखा है, किसी और ने अपना खेमा बना रखा है। लेकिन उससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? है कोई हमारे पास कह सके वहां जाकर कि क्यों सीआई साहब आपने इसको क्यों कर रखा है? ये दोगला व्यवहार आप लोगों के साथ में जो हो रहा है, टोपी देखकर, डांट देखकर, आप यूनिफॉर्म को देखकर, इसे खत्म करने वाला कोई है हमारे बीच में? नहीं है। हमने पैदा ही नहीं होने दिया। पैदा कर लो, पैदा कर लो। गालिब वो अल्लाह इकबाल ने कहा था कि न समझो तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारे लिए कहा था, ये मुसलमानों के लिए कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों के अंदर। हो रहा है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया उन्होंने। और यही तुम्हारी सुस्ती, यही तुम्हारी जो सोने की जो अदा है ना, इसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने अंदर लीडरशिप पैदा कर लो जो ठोक के खड़ा हो जाए, और अदरवाइज उसके पीछे खड़े हो जाओ जो आपके लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। ऐसे नहीं चलेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। आंख दिखानी पड़ेगी। आज ये तय होना चाहिए कि कांग्रेस से जिससे भी हम मिलने जाएंगे उसको हम ये कहेंगे कि आप हमें ये दो, ये नहीं दोगे तो हम ये करेंगे। दैट्स ऑल। ये फाइनल बात है। मैं डिसाइड कर चुका, मैं अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को डिसाइड कर चुका हूं कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट देती है तो मैं उसके साथ में हूं, और अगर मुसलमान को टिकट नहीं देती, मेरा स्टैंड क्लियर है। सबको पता है मेरा स्टैंड क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है मेरा स्टैंड क्या है, और मेरा स्टैंड वही रहेगा। लेकिन अगर किसी मुसलमान को टिकट मिलती है, मैं उसके साथ। तो आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और आते ही झंझोड़ दिया यहाँ स्टेज पर, तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूं। जो लोग भी इस पूरे मामले के पीछे हैं, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसका एक सकारात्मक रिजल्ट जो है हम लोगों के बीच में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया पठान साहब। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, और बहुत ही जज्बे के साथ आपने अपनी बात रखी है। और लीजिए, मैं आगामी तमाम वक्ताओं से गुजारिश करता चलूं कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखें आप लोग, और बहुत ही अदब के साथ मैं हमारे गुरुजी जनाब यूनुस साहब मार साहब से गुजारिश करता चलूं, आप आएँ और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो विषय है आपके पास, प्लीज उसी विषय पर। मेरी कौम के आला अफसरान, तालीम याफ्ता हजरात और कौम का दर्द रखने वाले सभी इस मजलिस के लोगों, आज एक पूरे शहर के अंदर एक दर्द उठा है कि आज जो हमारी हालत बना दी गई है, इस राजनेताओं ने हमें इस स्टेज पे लाके रख दिया गया है कि आज हमारा कोई हमदर्द नहीं रहा, आज हमारा कोई अगवा नहीं रहा, और आज जिसको हम वोट देते आ रहे हैं उन लोगों ने हमारी ये हालत बना दी है कि हमारी कौम का कोई भी बंदा सर उठाता है तो उसको कुचल के रख दिया जाता है। आज मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताता हूं। आज मोहल्ले खोरे के अंदर, कानूपीर पहाड़ के अंदर सुरंगें चलाई रही है। 2017 के अंदर हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन आज एक कौम के लोगों ने आकर वहां पर दादागिरी करके हमारी छाती के ऊपर
मशीनें चल रही हैं, हमें रात को सोने नहीं दिया जा रहा है। आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब वोट का वक्त आता है तो वो प्रतिनिधि कहते हैं कि आपका जहां पसीना पड़ेगा वहां हमारा खून पड़ेगा। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारे लोगों का कत्ल किया गया, हमें मारा गया, लेकिन हमारे प्रतिनिधि ने एक टेलीफोन भी प्रशासन को नहीं किया कि इनके साथ न्याय किया जाए। आज मैं कह देना चाहता हूं, इब्राहिम खान जी ने कहा कि उर्दू के लिए कई बार आंदोलन किए गए, कई बार आमरण अनशन किए गए, और ये खालिद साहब गवाह है, ये भी हमारे साथ आंदोलन के अंदर बैठे। मई 2019 को हमने 1000 की तादाद के अंदर एक रैली निकाली, लेकिन वो दोनों वो खाली पड़े हैं, दोनों महाविद्यालय उर्दू के लिए खाली पड़े हैं। मेरे भाइयों, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। यदि आपके अंदर होश है, यदि आपके अंदर हवास है, यदि आपके अंदर समझ है, तो आगे इलेक्शन आ रहे हैं और कांग्रेस को खुल्लम खुल्ला कर दो कि या तो हमें हमारा प्रतिनिधि दे। हम कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते, हम पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वोट देते आ रहे हैं, और यदि हमारे साथ यही सौतेला व्यवहार किया गया तो हमें दूसरा रास्ता बड़े दुख के साथ अपनाना पड़ेगा। आज इस बात को यहाँ तक करके उठना है। मैं इतनी बात कह के मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए, इसी क्रम में मैं गुजारिश करता चलूं भाई मकबूल हुसैन पार्षद साहब से कि आप आएं और अपनी बात रखें। भाई मकबूल हुसैन पार्षद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे जो इस मंच पे बोलने के लिए जो सब्जेक्ट मौजू दिया गया है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसी मौजू पर जो है अपनी बात रखूँ कौम के सामने। लेकिन जो पहले वक्ता ने किया उनकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ कि जिस तरह से बुराइयाँ हो रही है और हो रही है, इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी 4-4, 5-5 नस्लें जो है वो तबाह और बीत गई है एक पार्टी विशेष को वोट देते हुए, परिवार विशेष को वोट देते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये बीजेपी जो कल परसों हरियाणा में जीत क्यों रही है, ये हमारी वजह से नहीं, निकम्मों की वजह से जीत रही है। वो मजबूत होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और हम लोग जो है वो हाशिए पे चले जा रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था उस समय मुसलमानों की करीब सैकड़ों रियासत थी, आज मुसलमान कहाँ है। और जाटों की धौलपुर और भरतपुर 2 रियासत थी, सरदारों की पटियाला 1 रियासत थी, यादवों की जो है नारनौल रावतुल्ला राम की 1 रियासत थी। आज वो कहाँ है, हम कहाँ है। उसके बाद में मेरे मौजू पे आता हूँ। जो मुझे मौजू दिया गया है, मेरे को जो अभी वक्फ बोर्ड का तरमीमी बिल मरकजी हुकूमत के द्वारा लाया गया है उसके ऊपर बोलने के लिए कहा गया, मैं उसी पर मेरी बात रखूंगा कि आप लोगों को एक बात को जो है यहाँ से मुतमईन और अच्छे से समझ के जाना है कि कानून जो है वो हमेशा जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट संसद में बनते हैं, न कि नगर पालिकाओं में बनते हैं। बहुत से लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि नगर पालिका में चेयरमैन और सभापति हमारे बनाए जाते हैं। ये कानून बनाने के काबिल नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो आवाम का जो तकदीर का फैसला है वो पहले देश की पार्लियामेंट में होता है और उसके बाद जो है स्टेट की जो भी असेंबली होती है उसमें होता है। जब ये वक्फ तरमीमी बिल लाया गया तो हम चाहे, मैं उसको कायदे मिल्लत या हमारा रहबर तो नहीं कहूँगा, क्यों कि दुनिया जो है उसको एक अजीम शख्सियत मानती है उस इंसान को, और मैं तो मेरे दिल से उसको सलाम और सलूट अर्ज करूँगा, चाहे कौम उसे दलाल कहे या बीजेपी की बी टीम कहे या अगर और कोई जो तोहमत लगाता है वो लगाए। क्यों कि हमने देखा है कि हदीस पाक हो या कलाम पाक हो, उसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दामन कोई पाक हो नहीं सकता। इन मुशरिकों ने, इन मुनाफिकों ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे भी तोहमत लगाई है। और कोई अगर हमारे हिंदू भाई बैठे हैं तो महाभारत और गीता को भी उठा के देख ले, महाभारत में सीता माँ के ऊपर भी जो है तोहमत लगी है, और महाभारत में द्रौपदी के ऊपर लगी है, और रामायण में सीता पे जो है तोहमत लगी है। तोहमत लगाने वाले लगाते रहेंगे। वो शख्सियत
आज नहीं होता, हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होता, तो किसी भी मुसलमान को यह मालूम नहीं होता कि ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, ये जो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसा, हमारी इबादत का, हमारे खानगाहों को जो छीनने का एक जो साजिश रची जा रही है हुकूमत के द्वारा, वो हमें कभी मालूम नहीं होता। जब मक्का मस्जिद के अंदर इसके लिए मशवरा रखा गया, उसमें मैं भी मौजूद था, तो बड़ी तकलीफ के साथ में सभी आइमा हजरात ने ये रखा था कि ऊपर से सभी आइमा हजरात की ऐसी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हम पूरे देश भर से, पूरे मुल्क से 50 लाख ईमेल जो है इस तरमीमी बिल को रोकने के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के सामने रखें। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुशी की बात है कि मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बताया है, मौलाना वलीउल्लाह मदनी साहब ने भी कहा है कि मुसलमान जब मजहब के जो है मसाइल आते हैं तो बहुत ही जो है वो भाग दौड़ करके पूरी ईमानदारी से जो है वो उसमें मदद फरमाता है। वो दीगर बात है कि हम सियासी एतबार से जो है वो सोए हुए हैं। आपको इस बात के जानकर खुशी होगी कि पूरे मुल्क से 50 लाख नहीं 6.5 करोड़ ईमेल जो है वो जेपीसी को भिजाए गए हैं। यहाँ तक कि साजिश के तहत वो जेपीसी की जो ईमेल आईडी है उसको जो है वो स्लो किया गया, फिर हैक किया गया, बंद किया गया। यह जो है हमें जब मालूम हुआ, क्योंकि हमारा नुमाइंदा जिसको हम दलाल बीजेपी की बीटीएम कहते वो मौजूद था, उसने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें मालूम हुआ और हमने जो है उसमें हमारे अंदर बेदारी पैदा हुई, जागरूकता पैदा हुई और 50 लाख का जो टारगेट था उसको अचीव करते हुए 6.5 करोड़ ईमेल किए। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे मुल्क के मुसलमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उसके बाद में जो मुझे दूसरा सब्जेक्ट मिला, मैं भी 20 साल से कांग्रेस का जो है सिपाही था, साथ था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो तारीख में मेरी जिंदगी में कभी न भूल पाया हूं और न इंशाअल्लाह मरते दम तक मैं भूल पाऊंगा। 15 जून 2022 मोमिन की पहली पहचान है कि वो किसी पे तोहमत लगाने से पहले सबूत और दलील से जो बात होती है वही मसला होता है, बाकी सब कसला है। सबूत और दलील से मैं टाइम तारीख बता रहा हूं, 15 जून 2022। उसमें हम हमारे 2 कौम के मुस्लिम डॉक्टर जो 5 वक्त के नमाजी हैं और माशाअल्लाह एक तो जो है अपने चेहरे पे सुन्नते मौकिता, मेरा चेहरा जो है वो जरूर मेरी बात सुनो फिरंगियों जैसा हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे माशाअल्लाह जो अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी सुन्नत है, दाढ़ी है, सर पे टोपी है, टकने से ऊपर जो है उनका पजामा है। उनके लिए हम गए। जब हम गए और जाके हमारे रहबर को हमने दरख्वास्त की कि हजरत हम एक ज़रूरी ये काम लेके आए हैं और आप इसके लिए एक लेटर लिख के या तो हमारे हाथ में दीजिए या आप माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको भिजवाइए। उसका जो आप डिस्पैच नंबर डलता है रजिस्टर में, रिसीट और डिस्पैच, कई सरकारी अधिकारी पढ़े लिखे लोग जो बैठे हैं वो जानते हैं। अल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम। मेरे साथ मैं किसी को जो है वो रुसवा नहीं करना चाहता इस मंच से नाम लेके, अगर चाहेंगे तो मैं उनसे भी गवाह करा दूंगा। 3 पार्षद और थे, न हमें लेटर मिला न हमें इज्जत मिली। जब मैंने ये तय किया, मैंने मेरे साथियों से कहा कि इससे ज़्यादा और कोई जलालत और रुसवाई हो नहीं सकती कि अगर किसी लड़के ने कोई अगर गलती कर ली या बेवकूफ़ी कर ली तो हम उसकी क्या मदद करेंगे, जब इतने जो हमारे जो दीनदार लोगों की हम मदद नहीं कर सकते तो बेकार है यार ना। मैं आज के बाद में 15 जून के बाद में इस घर में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। हम कोई मेरी माने या न माने, हम हमारा अलग रास्ता इंशाल्लाह अख्तियार करेंगे, जिसमें से मजबूरन एक डॉक्टर को तो नौकरी से रिजाइन करना पड़ा। और ये अल्फाज जो है पिछले दिनों किसी दूसरे के अल्फाज, किसी हमारे एक सरपंच के मुंह में, वो नाम नहीं लेना चाहता जो हमें कहा गया था। क्यों कि आजकल ऐसी क्या है कि सोशल मीडिया एडिटिंग चल रही है, आगे के सब जो है मेरे वो डिलीट कर दिए जाएंगे, पीछे के डिलीट कर दिए जाएंगे, वो एक अल्फाज को पकड़ लिया जाएगा। मैं वो शब्द का जो है उस नाम का जो है वो जिक्र नहीं करना चाहता कि क्या बनाना चाहते हो आप हॉस्पिटल को। तो हमने उसी दिन से अहद किया था कि हमें कुछ मिले या न मिले
हमें चाहे जिल्लत मिले, रुसवाई मिले, इज्जत मिले, ये अल्लाह के हाथ में है। वह तो इज्जु मन तसा व तो जिल्लु मन तसा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। हमारा यकीन जो है, हमारी जो है कुरान मजीद पर है। हमें कुछ मिले या नहीं मिले मेरी जरूरत नहीं। मैंने बहुत इलेक्शन लड़ ली और बहुत बार जीता हूँ, बहुत बार बन गया। मैं इस बार जो है इतना जलील होने के लिए यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। उस दिन से हमने जाना ही बंद कर दिया। एक को मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी, नहीं घुसने देंगे। इस तरह की सिर्फ वो जीत जो है हम एक तसल्ली के लिए कर लेते हैं। उस जीत में एक दिन हम भी लाडू खा के ताड़ी बजा लेते हैं और बड़ी बेशर्मी से जो है वो गुलाल लगा के नाच लेते हैं। बाकी उस जीत में जो है जितनी जिल्लत है उतनी कहीं नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे 2 मौजू दिए गए थे वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल। उसमें मैंने बता दिया कि इस पर किस तरह से और किसके हिसाब से जो है वो बेदारी आई, वो मैंने बता दिया। दूसरा कि हमने अलग रास्ता क्यों अख्तियार किया, वो दोनों मुद्दे मैंने बता दिए। नाम इतनी बड़ी आवाम, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सारे जो अनुमान आंकड़े थे उन सब को झुठलाकर और इस मुस्लिम कौम ने जो आज जज्बा दिखाया है, मैं उसको सलाम अर्ज करता हूं। और ये कुर्सियों की और टेंट की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे थी उस न्याय मंच में, ये थोड़ी कम पड़ गई। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे जो है वो माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जो है मुसलमान जो है वो इस तरह से शहर से निकल कर अपने कौम के दर्द के लिए आएंगे। आपके जज्बे को अल्लाह ताला बनाया रखे आगे तक भी, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना दर्द बयान किया है। और जो रहनुमा हैं उन रहनुमाओं के जो कारनामे थे उन कारनामों से भी आपने पूरी की पूरी कौम को अवगत करवाया है। बहुत बड़ी बात। और इस कौम के लिए तो यही कहा जा सकता है कि जज्बे खुददार को बदलने के लिए, और आप कहते हैं हमें वक्त में ढलने के लिए, जज्बे खुददार को बदलने के लिए, और आप कहते हैं हमें वक्त में ढलने के लिए, और एक ही चट्टान पर क्यों है आपका लुत्फ व करम, बर्फ के लोग ही काफ़ी हैं पिघलने के लिए। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूं, जनाब आमीन साहब, सरपंच साहब हमारे बीच मौजूद हैं, आप आएँ और नपे तुले शब्दों के अंदर ये जो आज आवाज उठ रही है पूरी की पूरी कौम की, उस आवाज को आप भी बुलंदी तक पहुंचाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत सरपंच साहब आमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस विशाल सभा को देखकर पहली बार एहसास हुआ है कि हमारी कौम में, हमारे नौजवान साथियों में एक जज्बात है। मौजू पे आते हुए मैं आपको पिछले महीने की घटना कहना चाहूँगा। ग्राम पंचायत इस्लामपुर में जो घटना मेरे साथ हुई, आपने सब पे सोशल मीडिया पे, अखबार में उसको देखा है। उसके 5 दिन बाद में बहन नगमा बानो, सभापति झुंझुनू नगर परिषद, उनके साथ में जो व्यवहार हुआ, आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। ये पार्टी, ये सरकार हमारे से क्या चाहती है। हम पिछले 70 साल से एक पार्टी स्तर में बंधे हुए हैं। हमारा खून और हमारा वोट कांग्रेस के नाम पे पड़ता है। आज इस मंच के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, अशोक जी गहलोत को कहना चाहूंगा कि झुंझुनू विधानसभा की टिकट पे अगर हक है तो हमारे झुंझुनू के मुस्लिम कौम का हक है। अगर दूसरी कौम को झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में अगर टिकट दिया गया तो वो अन्याय होगा। हमने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। हमारा वोटर, हमारे नौजवान साथी आज इस बात के लिए कृत संकल्प है कि झुंझुनू विधानसभा से यह सीट हम लोग कांग्रेस के पक्ष में जिताएंगे। शर्त यह है कि हमारे अंदर हमारे 10-15 साथी यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीतिक में और समाज सेवा में लगा दिया। हमारे पास पढ़े लिखे साथी भी हैं, आर्थिक रूप से मजबूत साथी भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत साथी भी है। क्यों हम लोगों को कमजोर आका जाता है। मैं अंत में जो राष्ट्रीय नेता है
राजस्थान के जो प्रभारी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे को कांग्रेस के उपचुनाव में टिकट चाहिए, नहीं तो परिणाम दूसरा होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परिणाम खतरनाक होगा साहब, ये बोलिए आप। और ये जाजम है, आज एक प्लेटफॉर्म की जो बात की जा रही थी, हमारे जो युवा साथी यहां पर बैठे हैं, सही मायने में यही जाजम है। और इसी एक जाजम पर पूरी की पूरी कौम को लाने का सबसे बड़ा बीड़ा जो उठाया है वो मुस्लिम न्याय मंच ने उठाया है। एक बार पूरा का पूरा मजमा जो है मुस्लिम न्याय मंच के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक हस्ती है, और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया। और आज जयपुर से वो हमारे बीच चलकर आए हैं महज इसलिए कि उन्हें एक बहुत बड़ा दर्द है और वो ये साबित करना चाहते हैं कि जिस कौम को तालीम से मोहब्बत नहीं होती दोस्तों, जिस कौम को तालीम से मोहब्बत नहीं होती, वो कौम इस दौर में जीने की हकदार नहीं होती। कुछ ऐसा ही संदेश लेके आए हैं आईएएस ऑफिसर जनाब अस्पाक साहब। एक बार जोरदार तालियों के बीच, एक बार जोरदार तालियों के बीच दावत देने जा रहा हूं पूर्व जिला कलेक्टर जनाब अस्पाक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सामाजिक न्याय मंच झुंझुनू के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर आज ये बैठक की गई है उस मुद्दे पे हम सार्थक चर्चा करेंगे और उसके बाद सार्थक एक्शन भी लेंगे। मैं नुआ गांव का ही रहने वाला हूं, गांव में ही पढ़ाई पूरी की थी। मैं सारे मुद्दों से, सारे इश्यूज से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्तलिफ़ ज़िलों में सेवा देता रहा। सब जगह एक आध अल्पसंख्यक नुमाइंदा ऐसा होता था जिसकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत पूछ हुआ करती थी, ज़्यादा तो कहीं नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब झुंझुनू की तरफ नज़र की तो पता लगा यहाँ तो बिल्कुल ही खाली मैदान है। अभी मेरे से पहले जितने वक्ता बोले सब ने एक ही बात कही कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे। भाई ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों रहेंगे आप कांग्रेसी, क्यों रहेंगे बताइए मुझे आप लोग। देखिए पॉलिटिक्स होती है पावर के लिए और हम पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सर भी फुड़वाते हैं, दूसरों की गलत बातों का शिकार भी बनते हैं, लेकिन हमें पावर के नाम पे कभी कुछ नहीं मिलता और हम बड़े आराम से फिर घर जाके बैठ जाते हैं। तो मैं एक बात तो ये बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि वोटिंग जो है वो हमेशा स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि जिससे आपको फ़ायदा हो सके, यानी कि पॉलिटिक्स पावर के लिए की जाती है, आपको कुछ पावर की प्राप्ति हो तब पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वरना क्यों भाई पूरा दिन खराब करते हैं आप, गालियाँ खाते हैं, गालियाँ देते हैं, मारपीट भी होती है और दूसरे दिन आपको कोई पहचानता भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी ऐसी पॉलिटिक्स मत करिए। और संख्या में आप लोग इतने ज़्यादा हैं, आपके वोट की भी वही कीमत है जो उन लोगों के वोट की कीमत है, किसी के वोट की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। लेकिन हमें हमारे वोट की कीमत का पता नहीं है, तो पता कौन बताने आएगा भाई। अभी इब्राहिम भाई बहुत जोशो खरोश से कांग्रेस की नाकामियाँ बता रहे थे। भाई कांग्रेस की नाकामियाँ हो सकती हैं, बीजेपी भी हमारे मुखालिफ हो सकती है, सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद हैं अपने आप के। हमने कभी बैठ के 5 आदमियों ने भी सिर जोड़ के बैठ के तय किया कि हम आगे क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वोट डालेंगे, कैसे नहीं डालेंगे, कैसे किसको दबाएंगे। यहाँ आप जिनके गीत गा रहे हो या रोने रो रहे हो, मैं उनकी पहले वाली पीढ़ी के भी साथ काम कर चुका हूँ और एक भी बात ऐसी नहीं थी जो हम बताते और वो काम नहीं होते हो। लेकिन पॉलिटिक्स हमारा फील्ड नहीं था, इसलिए हमने झुंझुनू की तरफ रुख नहीं किया। ये हमारी भी गलती है, हमें ध्यान इस बात का भी रखना चाहिए ताकि हमारी कौम के लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। लेकिन इतनी कमज़ोरी हमने कभी नहीं देखी थी जितनी आज यहाँ नज़र आ रही है और ये सच्चाई भी है। लेकिन अब देखिए खुदा ने आपको एक मौका दिया है, बाई इलेक्शन होने वाला है, सरकार की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पार्टी अपोजिशन में है उसकी हेल्थ पे और उसको मैसेज देने का एक बहुत बड़ा मौका ये है कि आप लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। अगर आप ये मान के चलते हैं
कि हम आपको ही वोट देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, और हम आपको वोट नहीं देंगे तो जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे वोटों से बड़े नेता बने हुए, जो हमारा नाम नहीं लेना चाहते, वो सारे के सारे घर बैठ जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस के जो भी 5 बड़े नेता आप छांटेंगे, वो सब मुसलमानों के वोटों से नेता बने हुए हैं, और एक भी मुसलमान को पूरी स्टेट में वो नहीं पहचानते, या इस हैसियत का उनसे रिलेशन नहीं है कि कोई जाके उनसे कोई बिल्कुल फ्रीली बात कर सके या उनको जाके कुछ कह सके। क्यों? ये कमजोरी तो हमारी है। हम चलो आगे किसको वोट दें किसको नहीं दें ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम हमारे घर तो बैठ सकते हैं। अपने घर पे अगर इज्जत से बैठ जाएं वोटिंग के दिन, तो आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ। ये बात सोचना छोड़ दीजिए कि कोई आगे बढ़ जाएगा कोई पीछे रह जाएगा। हम सब लोग इतना पीछे हैं कि हम में से कोई एक आगे निकलेगा, वो बेचारा भी कहाँ तक पहुँचेगा। तो आप लोग बराए मेहरबानी आज जो एकजुटता यकजहती दिखाई है, इसको बनाए रखें, और आपके सांसद से जो रीटा कुमारी जी हैं, पास की कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस की एमएलए, वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल घराने से हैं। श्रवण कुमार जी एमएलए हैं, राजकुमार जी हैं। सब पे आप प्रेशर बनाइए कि भाई जब तक आप हमें कंसिडर नहीं करेंगे या पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देंगे, तब तक हम वोट देंगे ही नहीं। और वोट देंगे तो हम लोग मिलजुल के तय करेंगे। मैंने यहाँ के कुछ लोगों से एक बार चर्चा की थी कि भाई कांग्रेस आपको टिकट देती नहीं है, बीजेपी का टिकट हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने खुद के लिए कहा था कि भाई मैं निर्दलीय या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेता हूँ। तो सबका बड़ा नेगेटिव रिएक्शन था कि साहब आपको तो ये ठप्पा लग जाएगा कि आप तो सरकार के भेजे हुए एजेंट आए हो बीजेपी को जिताने के लिए। भाई बीजेपी को जिताने के लिए आया हूँ कि नहीं आया हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस आपको कहीं एक्नोलेज तक नहीं करती, कहीं पहचान नहीं देती, तो कब तक गुलामी करोगे यार। नहीं, ये सबका फैसला होना जरूरी है, एक आदमी से काम नहीं चलता है। इसलिए मैं वो बात तो हो गई। मैं यहाँ झुंझुनू के जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 10 का 20 का या 50 का एक अपना छोटा ग्रुप बना लें, और जो भी पॉलिटिकल फैसले हों, सामाजिक फैसले हों, वो 50 आदमी 20 आदमी 10 आदमी मिलकर लें और सब उस फैसले की कदर करें। उसके बाद उस फैसले में कोई नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि फला आदमी आगे निकल जाएगा या मैं पीछे रह जाऊँगा। हम सब लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, इतना पीछे हैं कि हम कहीं आगे निकल ही नहीं सकते। इसलिए बराए मेहरबानी एक पूरा एक ग्रुप बनाइए, एक थिंक टैंक बनाइए, सब इकट्ठे बैठ फैसला कीजिए। और जो अभी बात थी वो मेरे ख्याल से जितने भी लोग बोल रहे थे वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या ऑफिस बियर थे। ये कहना भी छोड़ दीजिए कि हम तो कांग्रेसी ही रहेंगे। क्यों रहेंगे कांग्रेसी? कांग्रेस हमें कांग्रेसी रखेगी तब हम कांग्रेसी रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे। और जब तक हमारी खुद की क़यादत नहीं होगी और क़यादत को समाज पीछे से ताकत दे के मजबूत नहीं करेगा, तब तक हम लोग जलील होते रहेंगे। ये बात आप पक्की बांध लीजिएगा। अभी मकबूल भाई बहुत शिकायत कर रहे थे प्रेसिडेंट एमएलए की। भाई ये तो आप लोगों सबको पता है वो किस तरह से आप लोगों को ट्रीट करते हैं, लेकिन कितने सालों से उनको पावर में हम लोगों ने बैठा रखा है। क्यों बैठा रखा है? और अब तो वो एमपी बन गए हैं, अब उनको एमएलए बनने की कहाँ से जरूरत पड़ रही है? तो आप लोग, मैं भी शामिल हूँ, मेरे लायक जो भी कोई खिदमत आप लोग बताएंगे, मेरे से ये गलती मैं मानता हूँ कि मैं 5 साल जो मेरे पास अभी टाइम था, झुंझुनू में मुझे ज़्यादा आना जाना चाहिए था, लोगों से मिलना जुलना चाहिए था, वो मैंने उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का मुझे करना चाहिए था। लेकिन अब आप लोग जब भी बुलाएंगे या जो भी कोई ऑर्डर आदेश मुझे देंगे, मैं पूरी उसकी पालना करूँगा। और देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत है संख्या बल। संख्या बल हमारे पास है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बशर्ते कि हम हमारे संख्या बल को सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं फिर एक बात यही कहूँगा कि सामाजिक न्याय मंच ने जो एक नया एक मुद्दा यहाँ पे उठाया है, यहाँ देखिए 2 बार एमएलए को मौका मिला। अयूब साहब 2 बार एमपी बने, 1 बार माहिर साहब एमएलए बने। तो मौका देने पे सब लोग यहाँ पे जिताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी अपने यूनाइटेड हो जाइए, मिलजुल के फैसले कीजिए
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन फैसलों को लागू भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई साहब कि बहुत लंबे समय के बाद आप आए हैं, तो मैं समझता हूं कि आपकी घर वापसी हुई है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, घर वापसी हुई है। और लीजिए इसी बीच हमारे बीच जमीयतुल उलमा हिंद के महासचिव जनाब वाहिद खत्री साहब, मौलाना वाहिद खत्री साहब हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा। और लीजिए दोस्तों, टीस दर्द सबका अलग अलग है। हर एक आदमी की आवाज जो यहां पर उठती है, जितने भी वक्ता हैं सब परेशान हाल के अंदर हैं, अपना वजूद कायम करने की कोशिश की जा रही है। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर अभी डॉक्टर यूनुस साहब भी अपना दर्द बयान मंच के सामने से कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि यूनुस साहब ये पूरा का पूरा मजमा आपके साथ है। एक बार दोनों हाथ उठाकर तायीद कीजिएगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो भी फैसला लेना है कौम के हित में लेना है, कौम के फेवर में लेना है। और अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लहरों की रवानी देखकर यह न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों की रवानी देखकर यह न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूं राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब एमडी चोपदार साहब, आप आए और अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरा का पूरा मजमा उनका अभिनंदन करे, उनका स्वागत करे। जनाब एमडी चोपदार साहब। ठीक को नहीं मैं दोनों हाथ काम चाहिए, दोनों का बंधारे हो गया हाथ तो दोनों खुलन दियो। पर्चियां थोड़ी ज्यादा है और अजहर साहब से माफी चाहूंगा कि चिट्ठो लंबो चौड़ो है, मैंने पटना मौको दियो क्यों थे बार बार। इजाजत तो मैं नहीं, कौम देगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर इजाजत दीजिएगा आप लोग। हाँ, ये जोश और जुनून होना चाहिए। हटा लो कोई जो इसे बोलो। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुस्लिम न्याय मंच के उन तमाम जबान पदाधिकारियों का जिन्होंने मेरी कौम को एक मंच पर बिठाने का फैसला लिया, उन तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। और सबसे ज्यादा शुक्रिया झुंझुनू विधानसभा के उन ऊर्जावान युवाओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे साथियों का, जिन्होंने मुस्लिम न्याय मंच की एक छोटी सी आवाज पर आज इस ईदगाह मैदान में हम सब लोग इकट्ठा हुए। और उससे ज्यादा शुक्रिया अदा मैं मीडिया के साथियों का करूंगा कि झुंझुनू के मुसलमानों की जब भी कोई दर्द की बात होती है तो आप बहुत संजीदगी से अखबारों में, टीवी में हमारी देते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी की बात सुन रहा था और सभी का दर्द बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का सिपाही हूं और इस कांग्रेस की सिपाही ने कभी भी ऐसी कोई घटना, इब्राहिम साहब हो, चाहे आमीन जी सरपंच साहब हो, हमारे कलेक्टर साहब हो, मौलाना शौकत साहब हो, मकबूल भाई हो, जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और झुंझुनू के जितने प्रकरणों का जिक्र किया, झुंझुनू की जितनी घटनाओं का जिक्र किया, झुंझुनू की जितनी मांगों का जिक्र किया, या तो मैं आपके साथ रहा हूं, या मेरा परिवार रहा है, या मेरी टीम रही है। हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहा हूं। इस बात को यकीन तो करते हो ना? बार बार वफादारी का जिक्र चलता है कि साहब मुसलमान वफादार, मुसलमान वफादार। बिल्कुल वफादार है। और इस वफादारी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कभी एक वोट नहीं देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में गुल मोहम्मद को कैंडिडेट बनाकर भेजा।
हमारा कलमे का सीरी था, लेकिन हमने जमानत जब्त करा के भेजी सिर्फ कांग्रेस के लिए। 2008 का मौका आया, हमारा बेटा सलीम चौहान जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता था, हमने उसकी राजनीतिक हत्या की कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस हमारी मां है। और जब मंडावा से सलीम तंवर चुनाव लड़ा तो पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं बल्कि राजस्थान के कद्दावर मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों तुम्हारे पास मौका है। हमने कहा नहीं, हम कांग्रेस के वफादार हैं। हमने सलीम तंवर की 2 बार हत्या की। 2013 में उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। फारूक खान जी नुआ के पूर्व सरपंच मंडावा से चुनाव लड़े, हमने कांग्रेस को मां मानी और फारूक खान जी को धोखा दिया। झुंझुनू का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, झुंझुनू के मुसलमानों से, और ये इस बात की गवाही है कि कैप्टन अयूब खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार बने हैं। अकेले हमारे वोटों से नहीं बने, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया। यहां से माहिर आजाद एमएलए बने हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया। और मैं ताजा उदाहरण देता हूं, जब नगमा बानो हमारी बेटी नगर परिषद की सभापति बनी तो कांग्रेस के मात्र 26 या 27 पार्षद थे, मुस्लिम पार्षद, लेकिन 53 वोट आए थे। हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया था। झुंझुनू का हिंदू हमसे नफरत नहीं करता है, हमसे मोहब्बत करता है, और जितनी मोहब्बत वो करते हैं उतनी मोहब्बत हम भी उनसे करते हैं। वफादारी का मैंने झुंझुनू का परिणाम बताया। जब टोंक का 2018 का चुनाव हुआ, 95,000 मुसलमान है टोंक में, 95,000। कांग्रेस ने हमारे पीसीसी के चीफ सचिन पायलट साहब को टिकट दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान जी को टिकट दिया। मुसलमानों ने कहा नहीं, कांग्रेस हमारी मां है। हमने यूनुस खान को चुनाव हरा दिया। और अब एक ताजा उदाहरण और देता हूं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव हो रहा था। कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल बनपिला। शिव विधानसभा का एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार राजपूत बिरादरी का, हमारे राजपूतों से बेटी रोटी का मेल है, राजपूतों से हमारी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हमारी सभी बिरादरियों से मोहब्बत है। लेकिन कोई ये सोचेगा हमारी राजपूतों से मोहब्बत नहीं है। हमारे पास मौका था कि रविंद्र भाटी को चुनाव जिताते और शिव विधानसभा खाली करवा लेते। हमें पता लगा कि वहां के मुसलमान रविंद्र भाटी के साथ चढ़ रहे हैं। मुझे देर रात कॉल आया कि इमरान प्रतापगढ़ी को बाड़मेर की सभाएं कराओ। बाखुदाई से मन से कह रहा हूं, और यहां जैसलमेर बाड़मेर के मौलाना भी बैठे होंगे, हाथ उठा के हाथ करो कि आपकी गागरिया और शेडवा की 2 सभा इमरान प्रतापगढ़ी कुर्ता उठाकर भीख मांग कर आया था। इस बात के लिए आया था कि राहुल गांधी की बात का सवाल है, देश का संविधान बचाने का सवाल है। आप ये वोट उमेदराम बेनीवाल को दो, आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूंगा। मैंने खुद ने फतेह मोहम्मद जी को कहा, शिव से जो कैंडिडेट रहे बागी और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, मैंने कहा अगर कोई मन में बात है तो बताओ, मैं इमरान जी को अभी मना कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने वचन दे दिया कांग्रेस को, उमेदराम को हमने वचन दे दिया कि उमेदराम आप चुनाव जीतोगे और बाड़मेर जैसलमेर का मुसलमान 100% कांग्रेस को वोट देगा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि रविंद्र भाटी को हमने हराया, कैलाश चौधरी को हराया और उमेदराम बेनीवाल को चुनाव जिताया। वफादारी का परिणाम और क्या मांगना भाई, कितनी वफादारी करें।
जिले की सीटों का जिक्र करूंगा। मंडावा से आपने कभी डॉक्टर चंद्रभान जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने रीटा जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने नवलगढ़ में भंवर सिंह जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने राजकुमार शर्मा को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने प्रतिभा सिंह जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने उदयपुर वाटी में विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा जी को टिकट दी? हमने नहीं पूछा। आपने भगवाना राम जी सैनी को टिकट दी? हमने नहीं पूछा। आपने राजेंद्र जी हुड्डा को टिकट दी 2013 में? हमने नहीं पूछा। यही हाल खेतड़ी का है। मनीषा गुजर को टिकट दी हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र को दी हो। सूरजगढ़ में आपने चाहे सुंदरलाल श्रवण कुमार जी को टिकट दी हो, चाहे पितराम जी काला को पिलानी से, चाहे जेपी चंदेलिया को टिकट दी हो। हमने कभी किसी जाति धर्म मजहब की बात की नहीं। हमने सिर्फ सिंबल देखा कि हम सिर्फ सिंबल को वोट देंगे। जब मुसलमान सिंबल देखता है तो उसका एक दुष्परिणाम भी गिनाता हूं। मेरा पड़ोसी जिला चूरू, तारानगर से नरेंद्र बुडानिया जी कांग्रेस के एमएलए बनते हैं और मुसलमान नाच नाच के वोट देता है। हम लोग भी उस वोट मांगने की गए थे कि साहब नरेंद्र बुडानिया जीतना बहुत जरूरी है। गोविंद सिंह जी ने मौर्या का नारा दे दिया कि राजेंद्र राठौड़ का मौर्या बुला दो। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा चुनाव जीते और सरदार शहर से अनिल शर्मा चुनाव जीते, लेकिन मेरा समाज का बेटा चुनाव हारता है चूरू से रफीक मंडेलिया। कोई हमदर्द नहीं है हमारा, है तो गिनाओ मेरे को। मंडेलिया परिवार 5 बार चुनाव हार गया। कभी छाती पे हाथ आया तुमको? कभी नहीं आया। और कोई मंडेलिया परिवार के लिए लोग कहते थे कि साहब राजेंद्र राठौड़ बहुत बड़ी तोप है। अरे भैया अब की बार तो तोप भी नहीं थी, हरलाल सारण था। मुसलमानों के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया। ये वफादारी का ठेका, ये जज्बात का ठेका, ये मां का ठेका सिर्फ मुसलमान के पास, सिर्फ मुसलमान करता है। मुझे काफी लंबा बोलने के लिए कहा गया। इस्लामपुर में ब्लॉक का चुनाव होना था। इस्लामपुर एक ऐसी पंचायत है जहां दलित बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी बराबर की है। बीडीसी का चुनाव कह दो, ब्लॉक का चुनाव कह दो, मुसलमानों ने मांग रखी। मेरी व्यापारी कम्युनिटी ने, आदरणीय एमएलए साहब ने मना कर दिया, टिकट नहीं दी। मुसलमानों ने एक मंच पर रात को डिसीजन लिया कि आपकी टिकट बेरंग लौटाएंगे, और बाखुदा यकीन मानना वो टिकट बेरंग लौटाई और निर्दलीय उम्मीदवार मेरे दोस्त अनीस की घरवाली चुनाव जीती। लेकिन जब प्रधान मानने का नंबर आया तो सारे के सारे कांग्रेस के नेता वहां गए। मैंने सबसे पहले आमिन जी को फोन किया। मैंने कहा आमिन जी हम बगावत करके जीत तो गए हैं, लेकिन प्रधान बनने की बात आए तो कांग्रेस को वोट देना है। हमने कांग्रेस का प्रधान बनवाया। हमने ये नहीं कहा कि साहब हमें प्रधानी दे दो, और पैसों को ठोकर भी मारी, हमने 1 रुपया नहीं लिया और प्रधान कांग्रेस का बनवाया। 21 जुलाई को या शायद 21 अगस्त को मुझे रैली का, 21 अगस्त की रैली थी। 21 अगस्त की एक दलित बिरादरी की बड़ी रैली थी। आमिन जी सरपंच वहां के दूसरी तीसरी बार के सरपंच है, बड़ा वरिष्ठ कांग्रेसी है, लोगों के सुख दुख में काम आता है। वहां कोई नारेबाजी हो गई। उस नारेबाजी में आमिन जी का नाम लिया गया कि साहब आमिन जी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं। मैं तुरंत बगड़ थाने में गया और बगड़ थाने से आमिन जी के घर पहुंचा। ये आमिन जी पूछ लेना, इस जिले का पहला कांग्रेसी हूं जो इनके घर गया हूं कि आमिन जी अगर तुम्हारे कोई संकट आएगा, एमडी चौधरी आपके साथ खड़ा है। मेरे बाद और भी जनप्रतिनिधि गए होंगे, लेकिन आमिन जी जिसके लिए नाचते थे वे आज तक भाभी कहेगी कौन बतलाया ना। आमिन जी गलत तो कौन कह रहे हो ना, हाँ तो काल नेट मत जाओ, आदमी हम कह रही हूँ मत यह बात। आपको नहीं पूछा कभी कि आमिन साहब तुम जिंदा हो या मर गए, और आमिन साहब अभी तुम जिंदा मर गए इसका रिपोर्ट तो फैसला आएगा जब होगी। एफएसएल की रिपोर्ट आई नहीं है, वो तलवार लटकी पड़ी है, और वो तलवार आप पे नहीं लटकी, झुंझुनू के मुसलमानों पे लटकी है। अगर वो राज बीजेपी का है,
रिपोर्ट उल्टी सीधी आ जाएगी तो नाक आपकी अकेले की थोड़ी कटेगी, झुंझुनू जिले के मुसलमानों की कटेगी। लेकिन आपको कोई पूछने के लिए नहीं आया। लोकसभा की जब बात आई कि साहब लोकसभा की टिकट भी हमारे माननीय विधायक साहब को देंगे, हमें सबको बुला के बंद कमरे में कहा गया कि सब पुराने गिले शिकवे भूलो, एमपी साहब को एमपी बनाओ। रिजल्ट अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसकी बेवकूफी है भाई। 8 विधानसभा के क्षेत्र से जब रिजल्ट आया तो मंडावा, झुंझुनू, फतेहपुर से तो माननीय विधायक जी लीड करके आए और 5 से हार के आए। मुसलमान है इस तीनों विधानसभा में और 99% वोट डाल के गया। एमपी साहब हमारे वोटों से बने। यह कह सकता हूं ना मैं ऐलान इस बात को? हाँ तो करो। ऐसी उम्मीद रखना भी मत। मैं इस लोकसभा चुनाव में नागौर था। ये पार्टी का सिंबल, पार्टी का जज्बा, पार्टी की वफादारी हमारे हिस्से में है। पिछली बार 2019 की कैंडिडेट ज्योति मिर्दा पलटी खा के बीजेपी में आ गई और पिछली बार का भाजपा से समर्थित उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ आ गया और मुसलमानों ने फिर नाच नाच के वोट दिए। हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मुसलमानों के सबके गले खराब हो गए और चुनाव जिताया। लेकिन उस भाई ने भरपाई पूरी की। उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी जीत का सेहरा नागौर के मुसलमानों के नाम। हम शुक्रिया अदा करते हैं हनुमान बेनीवाल का कि आपने हमें शुक्रिया कहा। मुसलमान मान सम्मान का भूखा है, आपने शुक्रिया कहा। यूनुस भाई आप शुक्रिया की उम्मीद कर रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो यार भाई, गलत ट्रैक पे मत जाओ। 3 दिन पहले रिजल्ट आया हरियाणा का और मैं 2 दिन की मेरी बता रहा हूं कहानी कि 2 दिन से मेरे कंठ दबा रखे। पार्टी गति विरोधी बात नहीं होनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो कांग्रेस का सिपाही होके बात कर रहा हूं और जो मैं बात कर रहा हूं वो कांग्रेस का पदाधिकारी होके बात कर रहा हूं। हरियाणा का रिजल्ट आया। हरियाणा में पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि कांग्रेस का राज आएगा। सर्वे बोल रहे थे, आईबी की रिपोर्ट बोल रही थी, सीआईडी बोल रही थी, मीडिया बोल रही थी, एग्जिट पोल बोल रहे थे, सट्टा मार्केट बोल रहा था। रिजल्ट उल्टा आया। मायूसी थी, पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन आदमी अपने लोगों को ढूंढता है। मैंने पूरी रिजल्ट के अंदर सबसे पहले अगर मेरा रिजल्ट मैंने पूछा तो मैंने कहा मामन का क्या हुआ भाई, चौधरी इलियास का क्या हुआ, चौधरी आफ्ताब का क्या हुआ, चौधरी अकरम का क्या हुआ और चौधरी इजराइल का क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमें 5 टिकट दी और 5 जीत गए। अरे हमारा क्या कसूर है? 5 टिकट दी, 5 जीत गए भाई। आ रहे तो तुम आ रहे हो, हम तो वफादार है। आपने तो नू दंगा का आरोपी बनाया था मामन को, 96,000 वोटों से जीता है, 98,000 वोटों से चुनाव जीता है। हमारी वफादारी में कमी नहीं है। हरियाणा के मुसलमानों ने नाच नाच के अपने 5 कैंडिडेट को उम्मीदवार बना के चुनाव जिता के चंडीगढ़ की विधानसभा में भेज दिया। जिला परिषद की 35 सीट है। बोर मत हो जो आंकड़ा लेगा आयु और ये आंकड़ा मैं ही बता उसको 25 साल से पार्टी की दरी बिछा रही हूं। अब जाकर नाको लागे 12 महीना पहली। हाँ, मेरी हाइट 6 फुट ही 5.5 को हो गया। मेरी बात सुन लो। और यह थाना बात बतानी जरूरी भी है, थाना बात बतानी जरूरी है। 35 जिला परिषद की सीट आती है। हमारे हफीज खान जी दंदूरी और खलील बुडाना, मेरे ख्याल से आजादी के बाद में 3-4 को जिला परिषद का मेंबर बनया। खलील बुडाना मेरा भाई, जो मेरा गुरु भी है, राजनीतिक गुरु भी है। हमें यूथ कांग्रेस में 97 में वो लेके आया था। जब वो जिला परिषद का मेंबर बना और संयोगवश ऐसा हुआ, संयोगवश कि झुंझुनू का उप जिला प्रमुख श्री विजयपाल जी धनखड़ का निधन हो गया। ये बैठे बैठे हमारे खुराफात आई
कि यार ये उप जिला प्रमुख को पद जो है खलील भाई ने मिल जे तो यो कुंवारपण उतर जे, क्यों वो भाई मार लितरिया नारा मार तो 60 साल को हो गयो। आदरणीय बड़े ओला साहब उस वक्त जिंदा थे और हमारे चाचा जी वाहिद खत्री साहब उस वक्त की डिग्निटीज बॉस के साथ रहती थी। हमने बॉस को भी कहा था, मुझे याद है वो बात, कि न तो उप जिला प्रमुख बनने से कोई बड़ा काम होता है, खलील भाई को बना दो। सारी यस हो गई, हमने गाड़ियां भर भर के सर्किट हाउस में बिठा दी। सुबह पता लगा कि बड़े ओला साहब तो रात को 12:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। महावीर प्रसाद नाम का कोई दलित बिरादरी का मेरा भाई उप जिला प्रमुख बना, हमें कुछ नहीं बनाया। इन सब बातों के साथ उर्दू विषय की बात आपने सुनी, बायोवेस्ट प्लांट की भी बात, कोई आदमी कह रहा था कि साहब बायोवेस्ट में हमारी मदद नहीं हुई। ईद बानू का मैटर हुआ, जहांगीर पानी में करंट आ गया था, उसका मैटर हुआ। काना पीर का पहाड़ी का जिक्र यूनुस साहब ने किया, इस्लामपुर नाराबाजी का मैंने जिक्र किया है, डॉक्टर असलम साहब का मकबूल भाई ने जिक्र किया है, कुरैशी बिरादरी का आपने जिक्र किया। मेरे से पहले सैयद इब्राहिम साहब ने कहा कि लोग गाड़ियां घुमा के धमकी दे के जा रहे हैं। मौलाखोरा में याकूब भाई की डेथ होगी, देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा भाई मर गया, 302 लागड़ी तो चाहे आगला पे लागी मार पे, हम जमानत कराते घूम रहे हैं, हाई कोर्ट की शरण लेते घूम रहे हैं। अरे मारो भाई मर गए, मैं जमानत कराता फिर, कोई पूछने के लिए नहीं आया। आज मुद्दा ये नहीं है कि हम किसी को उलमा शाबाशी देवें, मुद्दा ये है आजादी के बाद से लेकर 1952 से लेके, मैं अशफाक साहब मेरे गार्जियन हैं, उनको मैंने कई बार जिक्र किया इस बात का कि आजादी से लेकर आज तक अगर कोई झुंझुनू विधानसभा का सिंगल व्यक्ति राजस्थान की राजनीति में गया तो आपका ये बेटा एमडी चौबदार गया, और अपने दम पे घर आप लोगों की दुआ से गया, आप लोगों की दुआओं से मैं गया, मुझे किसी ने नहीं बनाया। मैं मेरा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत जी, इमरान प्रताप गढ़ी, सचिन पायलट साहब, गोविंद सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्टेट लेवल पर मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, किसी को नहीं बनाया। और ये मदरसा बोर्ड तो बहुत दूर की बात है साहब, झुंझुनू से आज तक पीसीसी का मेंबर नहीं बना। मेरे पास में रियाज फारूकी जी बैठे हैं, आजकल भजनलाल जी के पास में बैठते हैं, वो कभी एआईसीसी का मेंबर नहीं बनाया, कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी नहीं बनाया, कभी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया, महिला का नहीं बनाया, प्रधान नहीं बनाया, प्रमुख नहीं बनाया। फिर भी सोमा तो कांग्रेस, जागा तो कांग्रेस, दिल से ले रखी है, दिल से। मेरे हाथ में जल है, कसम खुदा की खा के कहता हूं मैं इस बात को। मुझे बहुत बार आके मकबूल भाई झिझोड़ता है, कभी अशफाक साहब डांट पिलाते हैं, क्या लट पकड़ रखे हो तुम। मैंने कहा नहीं सर, मुझे भरोसा है कि मुझे एडियां ही रगड़ने दो, पानी यहीं से निकलेगा। मैं जब से मैंने टिकट मांगनी शुरू की, आदरणीय विधायक महोदय नाराज हो गए। भाई लोकतंत्र में अधिकार दिया हमें टिकट मांगने का। मैंने तो 18 में भी मांगी, 23 में मांगी, 24 में मैंने दमखम से मांगी, और मैंने एक तथ्य भी रखा है, वो सुन लो। मैंने डोटासरा साहब को भी कहा, अशोक गहलोत जी को भी कहा, टीकाराम जी जूली साहब को कहा, प्रभारी रंधावा साहब को कहा कि राजस्थान की 7 विधानसभाएं खाली हो गई, हमारी इस सीट से जीतने से कांग्रेस का राज नहीं आ रहा है, और नई सीट के हारने से कांग्रेस का राज जा रहा है। हम मुसलमान हैं, वफादार हैं, पिछले 75 सालों से आपको वोट देते आए हैं। अगर मेरे नाम को आपको अदावत है कि एमडी चौबदार के नाम पे अदावत है, तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं आज के बाद टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अब मेरी बिरादरी है 30 बिरादरी झुंझुनू की, उस 30 बिरादरी में से जो आदरणीय ओला साहब को अच्छा लगे,
जो ओला साहब का भगत हो, ओला साहब का वेल विशर हो, ओला साहब का लाइजन का हो, ओला साहब का राइट हैंड हो, उसको ओला साहब टिकट दे दे। हम तन और मन और धन से उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मैंने तो मेरी मूछ नीची कर ली। आज मेरी 30 बिरादरी में किसी को ओला साहब टिकट दे दे, हम कांग्रेस के साथ हैं। और अभी कुछ लोग कह रहे साहब टिकट नहीं दिए तो थे जानो और थारो राम जाने। जाट महासभा में कांग्रेस और बीजेपी के और बीएसपी के कामरेड के सारे एमएलए एमपी एक साथ बैठते हैं। आज मैं इस बात के लिए मेरा दिल भर गया और मैं खुश हूं, इतना इमोशनल हूं इस बात से कि नौजवान साथियों ने मुस्लिम न्याय मंच की मीटिंग रखी और सारी बीजेपी कांग्रेस को एक मंच पे बिठा दिया। आज 75,000 वोटों के मालिक हो और आज ये शुरुआत की आपने, और ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कल जाकिर झुंझुनवाला जी परसों कह रहे थे, एमडी भाई आपने ने दोनों पार्टियों टिकट मांगनी चाहिए। मोनी गलत बात। बीजेपी ने 2 बार टिकट दे दिया आपको और दोनों बार अपने कांग्रेस की वफादारी दिखाई। गुल मोहम्मद और सलीम तंवर को बैरंग लौटा दिया। बीजेपी में हम हक नहीं, हमारा हक कांग्रेस पार्टी में है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए टिकट यहीं से मांगेंगे और पार्टी को टिकट देनी चाहिए। और आज इस मंच से एक बात कह के जा रहा हूं कि आदरणीय ले जा रहे, अरे प्यार से ले जा, प्यार से। अरे दुआ देना है, दुआ देना है, ले लेगी। यो मैंने कहीं पर ठक्के ले जाए, एमडी जोबदार नारा मार के दे दे। यो मैंने कहीं पर ठक्का खास बात करी। आज इस मंच पे हम सब लोग बैठे हैं, काफी वक्ताओं को बोलना भी है, समय कम है। दिन भर एक मुसलमान को क्या चाहिए? उसको हॉस्पिटल में इलाज चाहिए, वहां सिफारिश चाहिए। ब्लड बैंक में फोन कर दे, उसको ब्लड चाहिए। जयपुर जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए और जयपुर जब बड़े हॉस्पिटल में जाता तो वहां उसको हॉस्पिटल में सिफारिश चाहिए। उसके दुख में आ जाए, उसके सुख में आ जाए। ट्रैफिक में कोई पुलिस आरो गाड़ी पकड़ लिया, कोई बाइक पकड़ लिया, बस छुटवा दे। थाने में सिफारिश कर दे या उसका पासपोर्ट की इंक्वायरी है वो मदद कर दे। कॉलेज में एडमिशन करा देवे, कोई लोन आदि का काम हो जाए। मकबूल जी डांटो एक पर बात नहीं। और जब उसके संकट आए तो वो धीरे सी रात में घंटी मार गया कि एमडी भाई खटो कि बोल भाई घर आऊं। बोले मैंने काम है तो मैं फोन पर बता दे। वो फोन पे नहीं बताता, आगे धीरे से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि एमडी भाई ये काम है, मुझे करके देना पड़ेगा। झुंझुनू विधानसभा का ऐसा कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे घर पे कोई आया और को खाली निकला हो। मुझे लोग कहते हैं एमडी भाई तुम ये काम करते हो, राजनीति के लिए करते हो। मैंने कहा गलत बात। मैं तो मुसलमान हूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला आदमी हूं। मुझे इस बात का भरोसा है कि अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो 1 के 70 मिलेंगे। ये आपके बाजू के अंदर ईदगाह का काम चल रहा है, 50 लाख रुपए का खर्चा है। ये राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरी आखिरत के लिए कर रहा हूं। भैया टिकट मिले ना मिले, राजनीति करूं ना करूं, मैं मेरे भाइयों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे दीन के लिए करता हूं। मेरी कब्र को अच्छी करने के लिए करता हूं। इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मुझे टिकट मिले ना मिले, न चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। लेकिन आज इस मन से एक बात कह के जा रहा हूं कि मैंने आज ये प्रण लिया है कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। अब मेरी बिरादरी, 30 बिरादरी के लोग आदरणीय ओला साहब को जाके कहे कि ओला साहब एमडी चौबदार को छोड़कर इस 30 बिरादरी के 75,000 मुसलमानों में से किसी को आप टिकट दे दो, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब साहब। बहुत खूब साहब। वफादारी का जीता जागता सबूत आपने पेश किया है।
जब आप इतने वफादार हैं तो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि आपकी वफादारी का आपको इनाम मिले। वाहिद साहब, किसी ने कितना ठीक कहा है कि दस्त दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मत में दौड़ाए हैं घोड़े हमने, और इस पर भी ये तोहमत कि हम वफादार नहीं, अगर हम वफादार नहीं तो तुम भी दिलदार नहीं। और लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, जनाब अजीज खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं मंडेला से, आप आए और अपनी बात इस पूरे के पूरे मजमे को कहें ताकि आने वाले बाई इलेक्शन के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। आप लोग बैठे भाई, आप लोग उठे नहीं बिल्कुल। ये देखिए, कम्युनिटी का प्रोग्राम, समाज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम और बहुत बढ़िया ही बात आपने लिखी है, मुस्लिम महापंचायत, इसका बहुत बड़ा मायना है, ये छोटी बात नहीं है। और आपने इस बात का सबूत भी दे रखा है, महापंचायत से लगती भी है। मेरा मानना और कहना यह है, यह महापंचायत जब रंग लाएगी जब आप महापंचायत इसको बनाओगे। महापंचायत कब बनेगी वो भी मैं एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करता हूँ। आपको कौम का एक नेता चुनना पड़ेगा, कौम का नेता चुनना पड़ेगा। यदि जिस कौम का नेता नहीं है वो कौम मरी हुई है, उसकी बात कोई उठाने वाला नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक ही बात इस मंच के जरिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस जाति के पेड़, इस नीम के पेड़ को एक नेता चुन लो, ये रिजल्ट दिखाएगा। आज तक इस कौम ने अपना नेता नहीं बनाया, इसलिए अपनी मरी हुई कौम है। जिंदा कौम वही है जो आपका राहबर चुनती है और उसके पीछा करती है, उसको मजबूत बनाती है। आपने किसी को ताकत दी नहीं। 2003 का मैं भी एक वो आदमी हूं, पिलानी विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़ा था, 17,500 वोट लिए थे। वो परिस्थितियां ऐसी थी उस टाइम क्या कि बसपा का कोई नाम, बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था। लेकिन मेरे मन में खुददारी थी, मैं आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जाके चुनाव लड़ा था। मैं पिलानी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी झुंझुनू थी। लेकिन परिस्थितियां और कुछ ऐसी बात का मोड़ था, मुझे मजबूरन जाके पिलानी से चुनाव लड़ना पड़ा और मैंने वहाँ मुसलमान कौम की अलग जगाई और साबित किया कि मुसलमान कोई कौम है और वो जिंदा है। मुसलमान पिलानी विधानसभा में कम तादाद में है लेकिन वजूद और वकार वाले हैं। आप झुंझुनू के बहुत ही गयूर, बहादुर और एक से एक बढ़ के प्रबुद्ध यहाँ बैठे हैं, लेकिन झुंझुनू के मुसलमान में एक कमजोरी है। चुनाव के टाइम मुसलमान झुंझुनू का बैठ जाता है। सबसे ज्यादा यदि गिरावट आई है तो मुझे माफ करना, आज मैं मेरे दिल की बात कहता हूं। नेताओं के क्या कि ये चक्कर लगाते हैं, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल गाड़ियों की क्या लाइन लगाते हैं, 100 50 के लिए क्या है भीख मांगते हैं। ये मुर्दा दिली की निशानी है। अपना वजूद जिंदा रखने के लिए जिंदा ज़मीर करो। यदि जिंदा ज़मीर नहीं है तो आप मरे हुए लाश के समान हो। आप अपना नेता बनाओ। भाई एमडी ने कितनी दर्दनाक बात कही है। इसने कोई अपने लिए कोई ऐसा नहीं मतलब मनसूबा पाल रखा है कि मेरे कोई के नेता चुनो। अरे भाई इतनी बड़ी कौम है, अपन जिंदा गयूर बहादुर कौम है, मुसलमान कौम एक अपने बलबूते पर जीने वाली कौम है। मालिक का करम है आज क्या कि अपना नौकरी पेशे में तो बहुत ही कम भागीदारी है, लेकिन आज विदेश काटने वाली कौम है, विदेशों में कमाती है। ये अपने पत्थर दिल बना के क्या कि एक आदमी विदेश पे जाता है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। यह कौम एक का 23 कमाने वाली कौम है, उसके बलबूते पर यह कौम जिंदा है। क्योंकि अपनी सबसे बड़ी कमी यही है, उसका भी कोई दूसरा कसूरवार नहीं है। कौम एजुकेशन से पिछड़ गई, शिक्षा नहीं रही, शिक्षा के अभाव में कौम बिल्कुल पीछे रह गई। अपने एजुकेशन के कोई बढ़िया इदारे कायम नहीं किए, अपने कोई अच्छे मदरसे कायम नहीं किए, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी अपन ने नहीं बनाई, अच्छे कोई हॉस्पिटल्स नहीं बनाए। इसलिए क्या कि कौम की ताकत है लेकिन कौम ने सही ताकत सही जगह इस्तेमाल नहीं ली। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अपना पहले तो एक नेता चुनिए,
मैं नहीं कहता कि भाई एमडी को चुनिए, कि कोई तो काबिल होगा। आपने कहा कि 75,000 आदमी, 75,000 वोटर्स हैं और उनमें एक भी काबिल नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपना जो दिल है, वो जमीर है, वो थोड़ा मर गया, इसको जगाओ। जागना, जमीर जगाना जरूरी है। और ये छोड़ो कि मेरी मोटरसाइकिल में तेल डलवाएगा और मैं क्या कि इसकी पब्लिक कैंपेन करूंगा। नहीं, अपने को सब कुछ दे रखा अल्लाह ने। वक्त आए जब त्याग करो और ये बलिदान का क्या कि एक सबूत दो कि ये भीख मंगी कौम नहीं है, ये अपने पास में से भी बहुत कुछ खर्च करने वाली है। एक तो ये ढर्रा आप ना सुधारो, कौम में जो आपने ढर्रा पाल दिया कि क्या कि हमारा ये लाइन लगाने वाली बात, इसको थूको और नेताओं के गोद जाना छोड़ो कि क्या कांग्रेस यही हमारा भला करेगी, ये बीजेपी यही भला करेगी। आपकी भला करेगी अपनी कौम और अपनी ताकत। जब तक अपना वजूद कायम नहीं करोगे, एक नेता नहीं बनाओगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आप यहाँ से कसम लेके जाइए कि हमने इस फला शख्स को हमारा कौम का नेता मान रहे हैं, इनकी हर बात पे हम लब्बैक कहेंगे, एक मंच पे आएंगे, एक बात कहेंगे। देखना रिजल्ट, कौन सी ताकत हो जिससे आपकी ताकत की पहचान न हो, लेकिन पहचान बनाने वाले तो बनो। मैं आपको यही कहता हूं कि यहाँ से मेरे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल गए होंगे, मैं कुछ लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपने मुझे याद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इस महापंचायत से कसम लेके जाओ कि हमारा फला नेता है, और आज इसी मंच से डिक्लेयर भी करके चले जाओ। अगला वक्ता कहेगा तो आपको यही पूछेगा कि आप किसको, या आज की महापंचायत किसको नेता मानती है, वो डिक्लेयर करके जाओ, वो नेता हमारे हमको कहेगा, वो उस राह पे हम चलेंगे। ये ऐद लेके जाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज इस बात को तय करके जाना आपको। अभी बहुत कुछ सह लिया, बहुत जुल्म हो गया, अपन क्या के शिकार हो गए। आपने अनगिनत बातें गिनाई, आपकी बात 100% सही है, मैं मानता हूं। आपने कहीं चूक नहीं की, दिल का दर्द भी आपने बयान किया है और वो आपकी बात भी सही है। जितने भी घटनाक्रम आपने बताए 100 में से 100 सत्य है, लेकिन उसका रिजल्ट तभी आएगा कि एक नेता बनाओगे। आज इसी मन से आप भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कौम के हमदर्द भी लगते हैं भाई, एमडी हैं, अच्छे मतलब शख्सियत के धनी हैं, पैसा भी 5 रुपया खर्च कर सकते हैं और अपनी बात भी बेबाक कहते हैं। इसलिए आप एमडी साहब को यदि चाहो तो आप अपना क्या कि एक प्रतिनिधित्व सौंप सकते हो। आपका प्रतिनिधित्व 100% सही रहेगा। अजान का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं एक मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गुजारिश करता चलूँ। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। अब मैं बहुत ही अदब के साथ उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। और मैं किसी इंस्टीट्यूट के व्यक्तित्व का मापन इंची टेपों में नहीं मापा जा सकता। मैं बहुत ही अदब के साथ जनाब वाहिद खत्री साहब से गुजारिश करने जा रहा हूं, प्लीज सर, आपकी मौजूदगी हो और सभा न हो तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये अदब भी कहता है। एक बार जोरदार तालियों के बीच, एक बार जोरदार तालियों के बीच मौलाना वाहिद खत्री साहब, महासचिव जमीयतुल उलमा हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एमडी साहब ने मुझे दावत दी कि आज की मुस्लिम महापंचायत में आपको हाजिरी लगानी है। हम तो मुसलमानों की दुकान चलाते हैं और मुसलमानों की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, और जीना मरना वही है, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरना चाहते हैं। तो उसमें ना आने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मैंने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि मैं बोलूँगा नहीं स्टेज पर। उन्होंने कबूल किया था और वो आज पहली बार क़यादत में बैठे हैं और अपना अहद तोड़ रहे हैं और मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ और करीब 40 साल से राजनीति के उतार चढ़ाव भी करीब से देखता रहता हूँ।
बहुत करीब से देखा है, नीचे से ऊपर तक देखा है, शातिर खिलाड़ियों के दाव भी देखे हैं और जातियों के खेल भी देखे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं ज़रा एमडी साहब से ज़रा हटकर बात करूंगा, क्योंकि मैं मौलवी हूं, वो नेता है, दोनों की भाषा अलग है। मौलवी दीन की बात करता है, संजीदा क़यादत की बात करता है, और नेता जज्बाती सियासत की बात करता है, दोनों में फ़र्क है। यह स्टेज पर लिखा हुआ है, हम हमारा हक मांगते, नहीं हम भीख मांगते। मैं इस लफ्ज़ को पढ़ करके एमडी साहब का भाषण सुन के थोड़ी देर के लिए तारीख के वर्कों में खो गया। मुझे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की दुनिया की तारीख जितने मैंने पढ़ी है, जितनी समझी है, सुनी है, उसमें मुझे कहीं हक वफादारी से मिलता हुआ कहीं दिखाई दिया नहीं। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस बात का समर्थन कीजिएगा। वफादारों को इनाम मिलता है, वफादारों को इनाम मिलता है, कहीं न कहीं सलाहकारी का ओहदा भी मिल जाता है, नौकरी भी मिलती है। हक हासिल करने के लिए 3 जरूरी शर्तें हैं जिसको तारीख में लिखा हुआ है। नंबर 1, उसको हिंदी में कहते हैं संघर्ष। हक को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुझे आप एक बात बताइए, ये देश 200 साल तक गुलाम रहा है, अंग्रेजों की गुलामी में रहा है, और लाखों लोग इस देश के लिए शहीद हुए। वो इस देश के वफादार थे, उन्होंने अपना खून दिया, पसीना दिया, माल दिया, औलाद दी। क्या उन्हें इस देश का राज मिला? इस सवाल का कोई बुद्धिजीवी जवाब दे। बड़े बड़े सीनियर आईएएस बैठे हैं, मिला? शहादत को तमगा मिलता है, शहादत को तमगा मिलता है, और एक फूल माला मिलती है। शहादत को कभी राज नहीं मिलता। सबसे पहली चीज है संघर्ष, जिसे उर्दू जबान में कहते हैं कुर्बानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील इसलिए हुए कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी। अल्लामा इकबाल ने कहा है, सुना है, अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ो, सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर, सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर। दिलावर समझते हैं आप? दिल वाले, हौसलामंद लोग। सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लेते हैं, मांगा नहीं करते। मांगने वाले को भीख मिलती है, भिक्षा मिलती है, संघर्ष करने वाले को हक मिलता है। मैं 2 बातें सुना करके अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी शर्त ये थी कि मैं बात नहीं करूंगा। मैं परम आदरणीय स्वर्गीय शीशराम जी ओड़ा साहब के बहुत करीब था, और वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, मेरी बातें भी मानते थे कभी कभी। नवलगढ़ में एक चेलासी गांव है, नवलगढ़ से लगा हुआ, वहां पर एक क्यामखानी भाई साहब हैं, उनका नाम है अनीस। उन्होंने मुझसे फोन किया कि वाहिद साहब
अगर जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 में मुझे टिकट मिल जाए तो जिला परिषद में एक मुसलमान पहुंच सकता है। कैसे मिलेगी? और ओड़ा साहब चाहे तो मिल जाएगी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं मेरे तजर्बे की बात बोल रहा हूँ। ओड़ा साहब चाहे तो मिल जाएंगे, दिला देंगे। मैंने माननीय ओड़ा साहब से अर्ज किया कि हुजूर इतना करम फरमाइए, एक मुसलमान जिला परिषद में चला जाए। उन्होंने मेरे कहने से अनीस साहब को टिकट दे दी और मैं उस वक्त बम्बई में कारोबार करता था। मैं टिकट दिलाकर बम्बई चला गया। 4-5 दिन के बाद ओड़ा साहब का फोन आया। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन पे फोन आया। बोला वाहिद साहब मैंने वो मिये की टिकट काट दी है और अड़देवा जाट को दे दी है। मैं बोला साहब ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, आपने अच्छा नहीं किया, आप तो बात कहकर पलटते नहीं है। बोलो बात पलटने की नहीं है, बात दो है। इन सुसरे जाटड़ों में बीजेपी बढ़ रही है। उनके अल्फाज सुना रहा हूं मैं आप। इन सुसरे जाटड़ों में बीजेपी बढ़ रही है और ये मियाँ है, कहाँ जाएगा, इसको कहीं देख लेंगे। मैं बोला साहब ये इसकी गलती है। तो मियाँ की गलती ये है कि वो वफादार है। गोली खाएगा तो भी वफादार है, हक कोई खा गया तो भी वफादार है, सोएगा तो भी वफादार है, उठेगा तो भी वफादार है, इसको काटेगा तो भी वफादार है। एमडी साहब अगर हम किसी दुश्मन की हत्या कर देते या मुकाबले में आए हुए आदमी की हत्या कर देते तो मुजाहिद कहलाते। हमने सलीम तंवर की और सलीम चौहान के अपनों की हत्या की है, मुजरिम हम हैं। दुश्मन की हत्या करने वाला मुजाहिद होता है और अपनों की हत्या करने वाला, आप बताइए क्या कहते हैं, मुजरिम होता है। हक मांगने से नहीं मिलता। दूसरा किस्सा सुना देता हूं, बात पूरी करनी, अजान भी होने वाली। सीकर में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब तशरीफ लाए। मशहूर कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेशनल लेवल के लीडर हैं। सर्किट हाउस में बैठे थे, मैं भी बैठा था। मेरे साथ उनका स्नेह है, मोहब्बत करते हैं। हनीफ खत्री साहब 25-30 मुसलमानों को लेके गए और हनीफ साहब का अंदाज़े बयान बड़ा शानदार, बड़ा जानदार हुआ करता था। उन्होंने उनके सामने बयान किया। उस वक्त वफादारी को 40 साल हुए थे, आज तो हो गए 70। तो उन्होंने कहा साहब 40 साल से सीकर का 85,000 मुसलमान वफादार हैं और वफादारी में हमें दरिया मिलती हैं, कुर्सी नहीं मिलती। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इधर उधर देखकर हनीफ साहब को करीब बुलाया और कहा कि इस मजलिस में कौन कौन है। तो हनीफ साहब ने कहा सब अपने ही हैं। तो कहा जरा दरवाजा बंद कराओ और कहा भैया वफादार कभी खेल नहीं जीतते, दूसरे का खेल बिगाड़ने वाले खेल जीतते हैं। जिताने वालों को कोई राज नहीं देता, राज हराने वालों को देता है। राजकुमार शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दी, लेकिन उसने 2 बार कांग्रेस को धूल चटाई इसलिए दी। अगर मुसलमान कांग्रेस का वफादार है तो रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। बिल्कुल रहे, 70 साल से है। पसमानगी और पिछड़ेपन के सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं मिला। मार खाना हमारी किस्मत है और मरते रहना हमारा नसीब है। मार खाना
हमारी किस्मत है, और मरते रहना ये हमारा नसीब है, कुछ नहीं मिलता। जब तक राजनीति में खेल नहीं बनाओ, खेल नहीं बिगाड़ो, समझेगा आप, तब तक काम नहीं बनता। पहले मुसलमान तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो, पहले क्या हो, तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो के थोड़े दिन संघर्ष करेंगे, है नहीं? और संघर्ष करने के लिए अगर तैयार होता है और खेल बनाने और बिगाड़ने का गुर अगर सीख लेता है, तो पार्टियां टिकट लेकर के आपके घर आती हैं। वरना तो जैसे ओड़ा साहब ने कहा कि ये मियां कहां जाएगा, वो बड़े घाघ राजनीतिक थे, राजनीति में उनकी बड़ी सोच थी, और मैं आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं एक गवाही देता हूं मुसलमान होकर कि वो मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे। शीश राम जी ओड़ा साहब की बात कर रहा हूं मैं, वो मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे, इसलिए हमारी उनकी थोड़ी जुड़ती थी। हम उनसे बहुत सारे काम करा लिया करते थे, डिटेल का मौका नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, न काबिलियत की कमी है, हमारे यहाँ सीनियर IAS बैठे, इनसे काबिल क्या चाहिए, है क्या? न मौलवियों की कमी है, मौलाना शौकत साहब तशरीफ फरमा है नहीं? न वफादारों की कमी है, MD साहब बैठे हैं, है नहीं? जौन सा चाहे चुन लो, लेकिन उनके पास जब हम जाते हैं बात करने के लिए, साहब एक मेरे को भी दे दो, बोले अकड़ जाए, एक आधा न बनाऊंगा जो मुंह काटेगा बोले ये, है नहीं? तो भैया आप कुर्बानी के लिए तैयार हो, कुर्बानी के बाद शहादत देने के लिए तैयार हो, और जब कुर्बानी देने के बाद जब शहादत लगती है तब क़यादत मिलती है। बहुत खूबसूरत। वरना क़यादत को बकरी का बच्चा नहीं है नहीं, कि जिसे वफादारी के सिले में दे दिया जाए। किसान लोग क्या करते थे, कोई व्यापारी उनका वफादार होता था, बकरी का बच्चा उसे दे दिया करते, ले जाओ। बकरी का बच्चा नहीं है कि वफादारी में मिल जाए। MD साहब वफादारी करते रहे, उन्हें मुबारक हो, हमें क्या इनकार है। कांग्रेस को राजी उनको रखना, हमें तो रखना नहीं। हम तो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। भलाई और बुराई का मालिक अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। खेल वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। दुनिया की कोई ताकत, बीजेपी बैठी है ना 15 साल से, 10 साल से, क्या बिगाड़ लिया? निकाल दिया किसी मुसलमान को? ये भी कुछ नहीं दे रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया था, हैं? ये भी कुछ नहीं दे रहे, उन्होंने भी क्या दिया था? हिसाब लगा लो। वो आपकी भावनाओं से खेलना जानते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। वो आपकी भावनाओं से खेलना जानते हैं, और आप भावनाओं पर कंट्रोल करना नहीं जानते। बहुत खूब। भावनाओं पर कंट्रोल करिए, टारगेट पे नजर रखिए। महाभारत के अंदर अर्जुन योद्धा था। जब उसे कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने, कि वो चीड़ी की आंख पर निशाना लगाओ, जब उसने तीर कमान ताना अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने पूछा किधर देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, इधर देखो। बोले हजूर मुझे तो चीड़ी की आंख दिखाई दे रही है। तो अगर मुसलमान कौम क़यादत पर नजर रखते रखे, चीड़ी की आंख पर, तो नुकसान अगर हो जाए तो हो जाए, दोबारा होगा, तिबारा होगा। एक बार हारेगा, दूसरी बार हारेगा, तीसरी बार हारेगा, चौथी बार तो ले ही मरेंगे। तो जरा सोचो, समझो,
गौर करो ना अकलमंद। और दूसरा, जैसा उन्होंने, क्या नाम था आपका, अजीज साहब, जैसा अजीज साहब कह रहे थे, किसी को तो मानना सीखो यार, है नहीं, किसी को मानना सीखो। एक जगह मुझसे बात हो रही थी, एक आरएसएस के लीडर थे, वो मुझे कह रहे थे, बात याद आ गई, सुनाता देता हूँ। बोले मुसलमान जो है वो किसी दूसरी कौम को नहीं मानता, फिरकाप्रस्त है, सांप्रदायिक है। हमने कहा साहब आपका इल्जाम है, इल्जाम के लिए तथ्य चाहिए, हकीकत चाहिए। तथ्य हो तो पेश करिए, हम मान जाते हैं, हम तो जबान के आदमी है, जबान की रोटी खाते हैं, जबान से मान जाएंगे, दलील से, बातों से नहीं मानते। तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था, मैं जवाब देता हूं। 800 साल मुसलमानों का राज रहा, अंग्रेज आए, हमने संघर्ष किया 160 साल, लाखों उलमा की शहादत लगने के बाद फिर हमें जरूरत लगी कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमने लीडर मौलाना आजाद को नहीं बनाया, बल्कि महात्मा गांधी को बनाया। महात्मा गांधी के जाने के बाद हमने लीडर मौलाना आजाद को नहीं बनाया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद इंदिरा को बनाया, इंदिरा के जाने के बाद राजीव गांधी को बनाया। हम तो वहां से यहां तक गैर मुस्लिमों को लीडर मानते आ रहे हैं, फिर हम फिरकाप्रस्त कैसे हुए? हम 99% कॉन्स्टिट्यूएंसी में गैर मुस्लिमों को वोट देते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी गिनाओ जहां पर गैर मुस्लिम मुसलमान को वोट देता है। लेकिन जब खेल बनेगा बिगड़ेगा, यानी तो भैया अगर सीरा नहीं बना तो लापसी तो बनी जाएगी, है नहीं? वफादारी छोड़ दो और कुछ बनाना सीखो। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। और लीजिए, मैं आगामी वक्ताओं से गुजारिश करता चलूं कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, अजान का भी समय हो रहा है। मैं गुजारिश करता चलूं, खादिम खां खोखर हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत कम समय के अंदर अपनी बात रखें। जनाब खादिम खां खोखर साहब आप आए, और प्लीज आप लोग जहां भी हैं प्लीज बैठे रहें, क्योंकि 10-15 मिनट का प्रोग्राम हमारा और है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुस्लिम महापंचायत प्रोग्राम में मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया, उसको बोलने के लिए बाकी भी नहीं बचा है अभी, लेकिन फिर भी एक दो बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ। हम लोग अपने लोगों में बैठते हैं और राजनीति की बातें भी चलती हैं, तो उनके पास, बहुत सौ के पास ये जवाब होता है, यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अरे भैया, ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन होता नहीं है, ऑप्शन बनाना पड़ता है। अगर हम लोग सब मिलकर ऑप्शन बनाएंगे तब ऑप्शन बनेगा। जैसे वाहिद साहब ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे, एक बार हार जाएंगे, 2 बार हार जाएंगे, 3 बार हार जाएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, चौथी बार 100% जीतेंगे। कोशिश करना चाहिए। हर कौम में, हर जगह पे आजकल की पॉलिटिक्स जो है, आप सबको पता है कि जातिवाद की राजनीति हो गई। हम सबको वोट देते हैं, लेकिन हमें कोई वोट नहीं देता। अगर यही चीज़, हमारा कैंडिडेट अगर कोई खड़ा हो, हम अपने आदमी को वोट देंगे, तो उनमें भी यही जागृति आएगी कि ठीक है, ये हमें वोट देते तो हमें भी इनको वोट देना चाहिए। उसके लिए क्या है कि एक कम्बिनेशन बनाना होता है। जैसे नवलगढ़ में राजकुमार जी शर्मा खड़े होते हैं, वहाँ पे मुसलमान राजकुमार जी शर्मा का वोट था। राजकुमार शर्मा जी से ये कहे कि आपके ब्राह्मणों के वोट हमें झुंझुनू में मिलने चाहिए। सूरजगढ़ में अगर श्रवण कुमार जी खड़े होते हैं, तो उनको ये शर्त रखे कि आपके जाटों के वोट हमें मिलने चाहिए। ऐसे अगर कुछ शर्तें रखेंगे तो हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। देखिए आप लोग प्लीज, 10 मिनट का समय, सिर्फ लास्ट 10 मिनट का समय है। प्रोग्राम की बहुत ही शालीनता के साथ आपने प्रोग्राम सुना है, देखा है, सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठे आप लोग। आज
आप सब लोगों के सामने ये राजनीति की बातें तो अभी हो रही हैं। हम लोग 8 महीने पहले एमडी भाई के पास गए थे कि एमडी भाई हमारे ईदगाह करबला कमेटी का जो काम है वो हम लोग चाहते हैं कि बहुत दिनों से बाकी है तो उसको किया जाए। तब चुनाव की बात भी नहीं थी। तो 8 महीने पहले एमडी भाई ने ये कहा कि आप मेरे को एक कोटेशन बना के देते हो कि सिर्फ हम लोग इनके पास 2 शब्द के लिए गए थे सिर्फ कि भाई हाजी साहब ने कहा आप हमें 2 शब्द बना दो ताकि हम दूसरे लोगों से बात कर सकें। तो इन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि खादिम भाई आप 2 शब्द की बात छोड़ो, इस पूरे बाउंड्री उसमें पूरे जो सब बनाने में, इसका डंडा बनाने में, मेंबर बनाने में कितना खर्चा, जितना भी खर्चा लगेगा अपनी कौम के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हम अगर अपने आदमियों को अगर आगे नहीं लाएंगे तो हमारे काम कैसे होंगे। तो हम सब लोगों को मिलके अपनी कोई भी एक क़यादत खड़ी करनी चाहिए। उसमें कोई भी हो सकता है, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो काबिल लगे, उसको उसका समर्थन करना चाहिए। और मेरी तो ये इच्छा है कि मैं किसी पार्टी से हूँ या और कोई की पार्टी से हो, सब लोगों को एक होकर टिकट की मांग करनी चाहिए। और इंशाल्लाह अगर हम मांग करेंगे, हम जब तक नहीं मांगेंगे जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष आज जैसे बहुत से लोग तालियां बजा रहे हैं, ताली बजाने का मतलब समझते हो कि आप ताली बजाने का मतलब ये है कि आप जो वक्ता बोल रहा है उसका आप समर्थन कर रहे हो। तो आप जब उसका समर्थन कर रहे हो तो आज समर्थन कर रहे हो यहाँ पे, तो उसके बाद में मीटिंग से जाने के बाद और वोट के टाइम भी उसकी बातों को ध्यान में रख के वोटिंग करो। अगर आप उसकी बातों को ध्यान में रख के वोटिंग करोगे तो आपका वोट सही जगह पे जाएगा, ना कि भावना में। अब हमारे पास तो ये है कि भाई ऑप्शन नहीं, अरे ऑप्शन बनाओ भैया, ऑप्शन सब लोग मिलके बनाएंगे तो ऑप्शन बन जाएगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, अभी बहुत वक्त आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए मैं गुजारिश करता चलूं, मालीगांव से हमारे बीच उस्मान साहब मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करता चलूं आप आए और अपनी बात रखें। उस्मान साहब मालीगांव। अस्सलाम वालेकुम। जो आज बात की जा रही है, मैं ये बात उस कॉलेज टाइम में से कर रहा हूँ जब समाज के साथ अन्याय हो रहा था, समाज के साथ पक्षपात किया जा रहा था। तब से उस व्यक्ति के भी खिलाफ बोलता रहा, समाज को जगाता रहा कि अपने साथ क्या किया जा रहा है, अपनों को क्या करना चाहिए। जब आप वोट देके उससे काम के लिए कभी भी कोई व्यक्ति, मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति गया तो उसने यही कहा कि 2 मिनट बाद में आना, 5 मिनट बाद में आना। अमीन खां सरपंच जिस टाइम जिला परिषद की टिकट के लिए मैं उस व्यक्ति के पास गया था, उस व्यक्ति ने यह शब्द कहा था कि आज मुसलमानों में कहाँ दिमाग है जो टिकट मांगने के लिए आ गए। मैंने उस दिन से थूक दिया था, उस दिन से उसकी बात बताई सबको, लेकिन लोग कोई परवाह नहीं करते। मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप सोचो टाइम कम है, बहुत बोलना जाना चाहता था, लेकिन मैं आपको साल के कम से कम 1 साल के एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 5 साल के 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। गांव में जाकर आप देखिए, गांव में हर गांव में जाके सड़क, रोड, हॉस्पिटल, अस्पताल सब चीज मिलेंगे, सारे काम मिलेंगे। लेकिन आप आज से 30 साल पहले जो मोहल्ले के अंदर वही काम, जो दलाल टाइप के आदमी है वो आपको बेचना चाहते हैं। आज देख लिए कि कहाँ कांग्रेस के व्यक्ति, कहाँ जो नेता लोग बैठे हुए, समाज के साथ नहीं आ सकते, जो समाज के साथ जुड़ नहीं सकते, जो समाज का नाम नहीं ले सकते, वो दरकार है उनको साथ, उनका बाइकाट करना चाहिए, उनके साथ रहना नहीं चाहिए, उनकी बात पर गौर नहीं करना चाहिए, उनकी कोई परवाह नहीं करना चाहिए। हमें समाज में से हमें खुद को एक व्यक्ति को चुनकर समाज के व्यक्ति के साथ रहना होगा और समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा। अगर हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाती तो हमें जो लोग भुलट कहते हैं, जो कहते हैं कि पौवा में बिकता है मुसलमान, उसके कील ठोक दो और ऐसा सबक सिखा दो जिंदगी में कि हम में भी ताकत है। ये झूठने नहीं, पूरे इंडिया में सबक लगे कि मुसलमानों में कुछ दम है, कुछ हिम्मत है, और उनके आपकी बार कील ठोक दो। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कम बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति के लिए टिकट की मांग करो, 2 के लिए करो। समाज को अगर कोई टिकट नहीं देता है तो अब की बार कांग्रेस को छोड़कर
जो जीतना वाला व्यक्ति है उसके साथ जुड़ जाओ और इनकी दादागिरी निकाल दो। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। और लीजिए आगामी वक्ता के रूप में मैं बाबू भाई अली हसन परवेज उनसे गुजारिश करता चलूं। बाबू भाई अगर यहां पर मौजूद हैं तो थोड़ा सा जल्दी करके आए आप। जमालुद्दीन जी केड साहब अगर हमारे बीच मौजूद हैं, जमालुद्दीन जी। इकबाल खां ग्यांग्या सर। भाई शकील फौजी से गुजारिश करता हूं। जमालुद्दीन जी आपसे गुजारिश आप आए और बहुत ही कम समय के अंदर प्लीज, क्योंकि अजान का समय बहुत करीब है, आप अपनी बात रखें। हमारे यहाँ बोलने के लिए तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन अब सिर्फ बात अंतिमतः जो बात होनी चाहिए वो बात है कि इस बैनर का नाम दिया कौम की एक महापंचायत, और इस महापंचायत का सदर का चुनाव आज सभी मोतबिरानों के सामने हो जाना चाहिए। और वाहिद साहब, आप जिस कौम में पैदा हुए उसके पूरे राजस्थान की सदारत करते हैं आप, और आपके पीछे शीशराम ओला जी आपके पीछे थे, न कि आप उनके पीछे थे। क्योंकि जब जब शीशराम जी के संकट आया उनके ढाल बन करके आप काम आए। आप तो इतना सा कर दीजिए, एमडी साहब आप इतना सा कर दीजिए कि और बिरादरान जो हैं जितनी भी हैं उनमें तालीम का जज्बा, तालीम की हिमायत, सबसे पहले तालीम की पकड़ की वो क्याम खानी समाज है। और इस क्याम खानी समाज और जितनी भी छोटी जातियां हैं उनकी सदारत करते हैं हमेशा। आजान हो रही। आप तो मेरा इतना ही अर्ज है कि एक बड़े भाई एक छोटे भाई का किस तरह से ख्याल करता है, उस हैसियत से इस काम खानी समाज के जितने मोतबिरान बैठे हैं वो सब के सब आपके बैकग्राउंड में जितनी कौमें खड़ी हैं उसकी सदारत करें और उनको हौसला दें। और इन कौमों में भी अगर कोई नेतृत्व करने के लिए आगे होता है उसको हिम्मत देने का काम करें। हमारे बीच में हमारी कौम के आईएएस, आईपीएस अधिकारी बैठे हैं रिटायर्ड, इनका कुशल नेतृत्व आपके पास है, इनकी हिमायत आपके पास है, इनका निर्देशन आपके साथ है, तो इससे ज़्यादा आपको रहबरी करने के लिए आपके और क्या चाहिए। मेरा आपसे जिस तमन्नाओं के साथ आप अपने जज्बा रखते हुए आपने ये मीटिंग की, इस मीटिंग में आप उस पंचायत का गठन आज ही कर देना चाहिए। और मैं आपको एक छोटा भाई होने की हैसियत से मैं आपको कहता हूं कि आपकी कमजोरी कौम की कमजोरी कहलाती है। जी जी, इसलिए नेतृत्व मजबूती के साथ करें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं शकील भाई से गुजारिश करता चलूं आए हुए तमाम लोगों का धन्यवाद दें ताकि हम इस कार्यक्रम को समापन करें। वोट ऑफ थैंक्स के लिए शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। जो कौम अपने समाज के लिए 2.5 घंटे तक अपना समय नहीं दे पा रही है, आप सियासत की बात कर रहे हो, राजपाट की बात कर रहे हो। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ,
आपका ईमान कितना भी मजबूत होगा, आप कितने भी ताकतवर होंगे, कितने भी आपके RS IPS IAS ले लो, अगर ये कौम 2.5 घंटे बैठ नहीं सकती तो किसी मैदान में कामयाब नहीं है। मेरा लिखित में ले लो आप, किसी मैदान में आप लोग कामयाब नहीं हो। अरे 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते आप लोग, नमाज होगी, अजान होगी, वो आपको अगवा करेंगे, फिर आप जाओ नमाज पढ़ने के लिए, आपकी कुर्सियां खाली होगी, आपको अनुशासन ही नहीं है किसी चीज का। समझो इन बातों को। लेकिन चलो कोई नहीं, गलती हो गई। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है, जंग अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, अब शुरू हुई है। इसके कई तरीके निकलेंगे, कई इल्जाम निकलेंगे, कई बदनाम होंगे, कई गलियां निकलेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब सब लोग तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह हम लोग ये कामयाब होंगे। मिशन 2024 मुसलमानों के नाम है, केवल मुसलमानों के नाम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।